तो मेरे भाइयों, आज हम इस क्लास में जो हमारा 2024 और 25 का 11th क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट पहले डिस्कस करूंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। तो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसको ध्यान से समझना, एक एक आंसर्स को और एक एक चीज़ों को। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है अपने लिए, ठीक है ना। उसने बोला है कि ऑड वन आउट फाइंड करो। ऑड वन आउट मतलब जो बिल्कुल सब में अजीब नजर आ रहा हो। डॉक्टर, टीचर पैसा कमाते हैं, टेलर पैसा कमाता है, बैगर जो है पैसा कमाता है, बट वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाती। समझ रहे हो? तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड, प्राइमरी डाटा क्यों बेहतर है सेकेंडरी? तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी डाटा जो हम खुद से इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, खुद से इकट्ठा करते हैं ना, जाके हम पर्टिकुलरली खुद से डाटा इकट्ठा करके लाते हैं, और सेकेंडरी हम कोई और डाटा इकट्ठा करा हुआ होता है और उससे उस डाटा को यूज करते हैं। तो प्राइमरी में आप खुद से डाटा इकट्ठा करते हो तो क्या उसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा होती है? बिल्कुल। क्या ओरिजिनल डाटा की जरूरत होती है? देखो ये जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या टाइम जो आपको मिला हुआ है वो शॉर्ट है? नहीं, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कहता है ए और सी दोनों आंसर है, नहीं। तो होगा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्राइमरी में। मतलब प्राइमरी डाटा बेहतर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक्यूरेसी होती है। स्केर्सिटी, स्केर्सिटी मतलब आप समझते होगे किसी भी चीज की कमी, ठीक है ना। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स की कहाँ अप्लाई होती है, किस सेक्टर में? हाउस होल्ड में, घर में। क्या घरों में स्केर्सिटी हो सकती है? स्केर्सिटी समझते हो ना, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, ठीक है ना। तो स्केर्सिटी कहाँ पर अप्लाई हो सकती है? तो क्या घरों में हो सकती है? बेटा स्केर्सिटी कहीं पर भी हो सकती है, हर एक लाइफ के जहां जहां पर संसाधन है वहां पर स्केर्सिटी होने के चांसेस होते हैं। बिकॉज हमें पता है रिसोर्स हमारे पास स्केर्स होते हैं। ये थोड़ा, इसको थोड़ा आप कंबाइंड कर सकते हो हमारा क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अगर हम नेक्स्ट पढ़े, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टेटिस्टिक्स। कहता है स्टेटिस्टिक्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। क्या स्टेटिस्टिक्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि हमने ये लिमिटेशन के अंदर पढ़ रखा है जब स्टेटिस्टिक्स के नुकसान होते थे। बिल्कुल, स्टेटिस्टिक्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्या ये एक और तरीका है झूठ कहने का? देखो इस पे हम प्रॉपरली हाँ नहीं कहेंगे, इस पे क्वेश्चन मार्क रखते हैं, लेकिन हाँ ये कुछ लोगों के द्वारा मिसयूज की जा सकती है। तो ए और सी बिल्कुल सही नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव हो ही जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाटा इकट्ठा नहीं करती है? बेटा ये वाला टॉपिक देखो, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कलेक्शन ऑफ डाटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से कर लेना। एक है अपना नेशनल सैंपल सर्वे, बिल्कुल। एक है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, बिल्कुल। और एक है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये तीनों ही है बेटा। ये वाला बिल्कुल ही अलग है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। सेंट्रल सीएसओ है ना, और आरजीआई, ये सारे ही हमारे। ध्यान रखना, अभी कल को कोई क्वेश्चन आ जाए तो इन तीन ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना, ठीक है बेटा। क्लास मार्क, मैंने आपको, मेरी बात ध्यान सुनना, ये अगर आपको टॉपिक कवर करना है कि भैया क्लास मार्क क्या है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा बार बार बोला था भैया, इसको देख लेना। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा का टॉपिक है क्लास मार्क बेटा, 9th क्लास का छोटा सा टॉपिक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है ना, और उसको जोड़ो और फिर डिवाइड कर दो 2 से। मतलब ये क्लास इंटरवल होता था 10 से 20, तो उसमें बीच की वैल्यू जो मिड वैल्यू होती थी वो हमारा कहलाता था क्लास मार्क, ठीक है ना। तो एवरेज ऑफ लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इनका हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। 10 और 20 का आंसर होता था 15, मिड वैल्यू। लोअर 10 और 20 जोड़ते थे 30, डिवाइड करते थे 2 से, ठीक है मेरे भाइयों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। कहता है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। अभी ज्यादातर बार डायग्राम और हिस्टोग्राम की बात हो रही है, तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि बार डायग्राम और हिस्टोग्राम की थ्योरी अच्छे से पढ़ के चले जाना। इससे क्वेश्चन आ रहे हैं खास करके डिफरेंस रिलेटेड, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, बार डायग्राम आर वन डायमेंशनल डायग्राम्स और हिस्टोग्राम आर टू डायमेंशनल डायग्राम्स। उसके अलावा 2 बातें और कही गई है, फर्स्ट और थर्ड। कहता है बार डायग्राम्स जो है ना वो उसको फ्रीक्वेंसी में आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, या बार हिस्टोग्राम्स जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स में, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझनी बेटा, हिस्टोग्राम पहली बात आपको पता है क्लास इंटरवल में ही बनते हैं, ठीक है ना। 0 से 10, 10 से 20, अगर क्लास इंटरवल है तो ही हिस्टोग्राम बनता है, बिल्कुल चिपक के, है ना। इस तरीके से आपका हिस्टोग्राम बनता है, इस तरीके से डाटा हो जाए, इस तरीके से ना, इस तरीके से डाटा आपके बनते हैं हिस्टोग्राम के। लेकिन बार डायग्राम्स आपके नहीं बनते ना। तो पहला तीसरा तो अपना गलत हो गया, ठीक है ना, तीसरी स्टेटमेंट अपनी गलत हो गई है। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है। और एक और चीज बताता हूँ बेटा, जो आप हिस्टोग्राम बनाते हो ना वो 2 डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं। मतलब आप ऊपर भी डेटा को लिखते हो क्वांटिटी में, नीचे भी डेटा को लिखते हो कि 2010 से 20 में इतना हुआ, 20 से 30 में उतना हुआ। तो 2 डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का कि ये 2 डायमेंशनल होते हैं। और बाय डायग्राम में सिर्फ एक ही डाटा दिया जाता है, तो इसीलिए वो 1 डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं। एक उसको ऐसा दे दिया जाएगा कि ना क्या कहते हैं 2015 में क्या ग्राफ जा रहा है, 2016 में क्या ग्राफ जा रहा है, तो ये 1 डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं, ध्यान रखना। ये फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ तो सही है,
लेकिन अब हमारा सवाल आएगा कि क्या हमारा जो है क्या कहते हैं ये थर्ड वाला हिस्टोग्राम, थर्ड वाला तो हमने गलत बोल ही दिया, क्या हमारा बार डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता फ्रीक्वेंसी के लिए? बेटा ध्यान रखो, उसमें ऐसा नहीं होता, बार डायग्राम जो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए कंस्ट्रक्ट नहीं होता, ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। अब ध्यान सुनो, हिस्टोग्राम दोनों लेंथ और विड्थ दोनों को कैलकुलेट करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो भैया आप हिस्टोग्राम बनाते हो तो लेंथ भी मैटर करती है, विड्थ भी मैटर करती है, ठीक है ना। और फर्स्ट वाला बार डायग्राम जो होता है वो कंस्ट्रक्ट हो सकता है ना, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहली और अपनी पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट गलत है, ओनली सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू, तो हमारा ऑप्शन डी होगा इसका। चले आगे। अब देखो अभी अपन ने अगला अगला पढ़ा तो ये आराम से कर सकते हैं कि बार डायग्राम्स, देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार डायग्राम्स और हिस्टोग्राम की एक थ्योरी पढ़ लेना, मैं इसको भी एक, अगर लगेगा कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं अलग से एक थ्योरी बना के एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है भैया कि क्या कहते हैं अपना बार डायग्राम्स वन डायमेंशनल है। बिल्कुल सही, बार डायग्राम वन डायमेंशनल है क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ के ऊपर बात की जाती है, ठीक है ना, विड्थ के ऊपर बात नहीं की जाती है ना, विड्थ के ऊपर कितनी क्लास है कितनी है वो बात नहीं की जाती। भाई आप देखो, जब आप बार डायग्राम बना रहे हो, ये बना दिया आपने, फिर अगला आप ऐसे बना रहे हो, फिर अगला आप ऐसे बना रहे हो, उसमें आप क्या विड्थ के ऊपर बात कर रहे हो कि ये कहाँ से कहाँ तक कितना होना चाहिए, क्लास इंटरवल पे बात करते हो आप? नहीं, तो सिर्फ लेंथ की बात की जाती है, ध्यान रखना। ये आप डिफरेंस में भी लिख के आ सकते हो बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में, कि बार डायग्राम में सिर्फ एक डायमेंशनल लेंथ के ऊपर बात की जाती है और हिस्टोग्राम में लेंथ और विड्थ दोनों की बात की जाती है, ठीक है ना। तो इसका एसर्शन और क्या कहते हैं रीजन दोनों ही सही है, ठीक है। तो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये इसका, तो ऑप्शन ए होगा बेटा। चले आगे। मोड और मीडियन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने आपको भी बताया था सबसे पहले मीडियन की बात बताई थी। मीडियन जब मैं आपको ओजाइव करा रहा हूँ, ओजाइव का मैंने जब चैप्टर कराया है तो मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि ओजाइव से मीडियन निकाला जाता है, ओजाइव से मीडियन निकाला जाता है। ओजाइव से आप क्या निकाल सकते हो? मीडियन निकाल सकते हो। लेकिन मोड के ऊपर मैंने बात नहीं करी थी, तो ध्यान रखना, मोड से आप मतलब आप मोड निकाल सकते हो हिस्टोग्राम की मदद से, और मीडियंस आप निकाल सकते हो ओजाइव की मदद से। तो ऑप्शन क्या कहते हैं इसका ए बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे भाइयों। चले अब देखो, ये कलेक्शन ऑफ डाटा से क्वेश्चन आ गया। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू लेते हो ना आप, है ना, ये एक तरीका होता है डाटा को कलेक्ट करने का। तो अगला जो अपना है वो कहता है कि जो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है वो होना चाहिए इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज वेरी लार्ज। भाई एक एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे हो तो कम लोग होने चाहिए ना, इतना थोड़ा ना कर सकते हो। यानी कि पहली स्टेटमेंट गलत है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू जब लिया जाता है जब पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चनर वो याद है, मेल के थ्रू आप पूरा डेटा दे देते थे, उससे हम कलेक्ट करते हैं वाइड एरिया। बेटा बहुत बढ़िया है, क्यों? क्वेश्चन जो आप क्वेश्चनर यूज करते हो मेल के जरिए, मेल के जरिए आपके पास वाइड रीच है, आप हर जगह तक पहुंच सकते हो। तो इसका स्टेटमेंट ये वाला ट्रू है, लेकिन ये वाला फॉल्स है, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ लेना है इसको। तो अपनी स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है लेकिन सेकंड ट्रू है, ठीक है बेटा। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी अब अपना आगे यहाँ पर अपना क्या कहते हैं ये जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, मतलब एमसीक्यू अपने खत्म हो चुके हैं। अब ये 3-3 नंबर में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इन 3-3 नंबरों में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टेटिस्टिक्स जो होता है ना वो क्वालिटी एस्पेक्ट पे ज्यादा बात नहीं करता, इस स्टेटमेंट को लिमिटेशन के नजर से बताओ। यानी भाई यही तो लिमिटेशन है। स्टेटिस्टिक्स ओनली रिकॉर्ड क्वांटिटी, मेजर डाटा को इकट्ठा करता है। लिमिटेशन क्या? देखो, इट कैन नॉट बी यूज टू स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना सच एज ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी, ठीक है ना, हेल्थ, पोवर्टी, ये सब चीजों को आप नहीं गिनते। मतलब भाई भारत कितना गरीब है, उस गरीबी की रेखा डाटा लिख दो, लेकिन भारत बहुत ज्यादा गरीब है, कम गरीब है, इसकी क्वालिटी नहीं बता सकते। ईमानदारी लोगों में कितनी है, उसकी कोई रैंक या आप नंबर नहीं बता सकते, तो वो सब क्वालिटी है। तो स्टेटिस्टिक्स में आप क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करते हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ये जो है ना, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ईमानदारी, जैसे मान लो 5 लड़के हैं, 5 लड़कों की ईमानदारी जाननी है, तो उनको नंबर दो कि भैया इसकी ईमानदारी कितनी है 10 में से, इसकी 7 है जी, इसकी ईमानदारी कितनी है, इसकी 8 है। अब ये क्या, ये तो पर्सनल जजमेंट के हिसाब से आप डाटा इकट्ठा करके दे रहे हो, तो अब ये क्वांटिटी में बन गया, लेकिन उससे पहले ये क्वालिटी जो थी वो आपका न्यूमेरिकल डाटा नहीं था, तो आप उसको नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो ये अपना इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अगला, एक्सप्लेन करो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद एग्जांपल। तो बेटा ध्यान से समझना इस बात को कि
ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से आप समझ गए होंगे ये कलेक्शन ऑफ डाटा है। कह रहा है इसको एग्जांपल से बताओ। तो ये मेथड जो होता था क्लासिफिकेशन का वो बेस्ड होता था ज्योग्राफिकल या लोकेशन के ऊपर। भाई जो भी डाटा लोकेशन पे बेस्ड होगा, ज्योग्राफिकल मतलब लोकेशन ही तो होती है, जो भी डाटा लोकेशन के बेसिस पे होगा, ज्योग्राफिकल बेस पे होगा, वही हमारा डाटा जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा करेगा। अपना ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन डाटा मतलब आप किसी डाटा को अगर क्लासिफाई करना चाहते हो तो लोकेशन के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करो, देन इट इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इसकी छूटते थ्योरी पढ़ लेना, चैप्टर बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। बुक से अच्छे से थ्योरी पढ़ना, नोट्स बताए उसमें से पढ़ना। कह रहा है द डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्लेस सच एज कंट्री, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज। इनके बेसिस पे अगर आप डाटा बताओ, कंट्रीज के बेस पे, स्टेट के बेस पे, तो ये ज्योग्राफिकल डाटा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमें करना है क्लासिफिकेशन, कोविड के केसेस करने हैं राज्य के हिसाब से कि दिल्ली में कितने कोविड के केस हैं, राजस्थान में कितने के, तो ये क्या हुआ, जगह के हिसाब से आप डाटा कर रहे हो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे। कहता है डिस्क्रीट सीरीज को न्यूमेरिकल एग्जांपल। मेरे भाई अभी मैंने ऑर्गेनाइजिंग में आपको इसको समझाया है, मेरे आपसे दरख्वास्त है कि इस चैप्टर को आप अच्छे से देखें, क्योंकि अब धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी मैं कराता चलूंगा। अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट सीरीज, तो जब डाटा छोटा होता था, मेरा सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं इसमें यूज करता हूं। मेरे पास जब मान लो बस 10 या 20 बच्चे हों और मैं क्राइटेरिया जो सेट कर रहा हूं, यानी कि वेरिएबल जो मैं क्राइटेरिया सेट कर रहा हूं ना, वो ऐसा क्राइटेरिया सेट कर रहा हूं जो बहुत ही लिमिटेड चीजों को कैलकुलेट कर रहा है। जैसे सारे मेरे पास 11वीं के बच्चे हैं, मैंने उनकी उम्र की बात कर ली, 14, 15, 16, 17 साल के कितने बच्चे हैं जी, तो ये मेरा डिस्क्रीट सीरीज हो गया, ठीक है, वेरिएबल्स हो गया। तो पता चला जी 14 साल के दो मतलब 14 साल के 2 बच्चे हैं, 15 साल के 11 बच्चे हैं मान लो, 16 साल के 4 बच्चे हैं, और 17 साल के अपना 11 4 15 17 3 बच्चे हैं। तो ये क्या हुआ, डाटा इकट्ठा हो गया। एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझा सकते हो। थ्योरी कैसे लिखोगे, थ्योरी लिखनी हो तो आप ये बोलना जहां पर इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। चाहो तो आप इसको लिख लेना, अगर आपको लगे तो मैं स्लो स्लो बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना, नहीं तो बुक में आराम से है, आराम से इसकी डेफिनेशन लिख लेना कि ये एक ऐसी सीरीज होती है, दिस इज द सीरीज वेयर द इंडिविजुअल वैल्यू, जहां पर हर एक एक इंडिविजुअल वैल्यू जो होती है ना ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की, वो आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट DISTINCT, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होती है, एंड काउंटेबल भी होती है, और जो डाटा होता है वो ग्रुप्ड करा जाता है उस रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के द्वारा। मतलब अगर ये जो मैंने डाटा लिखा, तो देखो यहाँ क्या है, ये मेरे वेरिएबल्स हैं, ये मेरी उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर क्या कहा, ये एक ऐसी सीरीज जहाँ पे ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज है ना, ये इंडिविजुअल वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की, इनको ये अलग अलग होती हैं। जैसे एक वैल्यू है 14, 14 कितनी बार होगा, 2 बार होगा, इस तरीके से 15 कितनी बार, 15 भाई 11 बार होगा। तो ये सब अलग अलग वैल्यूज हैं, और सारी वैल्यूज को गिन सकते हो, काउंटेबल है, और इसको फिर आप ग्रुप करते हो, ग्रुप मतलब 14 कितने हैं खड़े हो जाओ, 15 कितने हैं उम्र के खड़े हो जाओ, तो इसको फिर आप इकट्ठा करते हो। और ये जो गैप्स होते हैं इनके बीच में, वो हमारे डिपेंड करते हैं किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे है, ठीक है ना। तो बुक से एक अच्छी सी डेफिनेशन याद कर लेना भाई। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के डिफरेंस भी पढ़ लेना, ठीक है। चलो अगला आगे चलते हैं बेटा। अगला आगे अगर हम चलें तो ध्यान समझना मेरी बात। अगला जो टॉपिक है अपना, वो आपको क्या कह रहा है, कह रहा है इकोनॉमिक्स इज जनरली डिस्कस्ड इन 3 पार्ट्स। इकोनॉमिक्स को आप 3 पार्ट्स में डिस्कस करते हो, ठीक है ना। तो क्या क्या होता है, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है प्रोडक्शन, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तीसरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों, आप जो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो ये कि भाई किसने कितना कंजम्पशन करी, किसने कितना प्रोडक्शन करी, और किसने कितना डिस्ट्रीब्यूट करा। अब कहता है ये जो आप वर्ड यूज कर रहे हो ना यहाँ पे, इसको ब्रीफ में समझाओ इस स्टेटमेंट को। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ध्यान समझना। आप यहाँ पर कैसे लिखोगे इसको कि जो हम लोग, ध्यान सुनना, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ट्रेडिशनली रिवॉल्व अराउंड दीज 3 एक्टिविटीज, ठीक है ना। कौन कौन सी, कंजम्पशन, कंजम्पशन को एक्सप्लेन करना है, कंजम्पशन की डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिख देना। अगर मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूंगा, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। प्रोडक्शन की वही प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू एग्जिस्टिंग, या फिर इनटू गुड वैल्यू, या फिर इनटू फाइनल गुड्स, ठीक है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द नेशनल इनकम, ठीक है ना, अमंग द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। और उसको किस फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में, ठीक है मेरे भाई। अभी आप ये वीडियो देख रहे होगे, अगर आपको इसका समझ नहीं आ रहा होगा ये आंसर, तो मेरे को बोल देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा।
इसके बाद बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बीच में डिफरेंस, बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे हाईलाइट इसके जो है ना हाईली चांस होते हैं इसके कि आप भैया क्या क्या लिख सकते हो इसके आंसर में। बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है, और ये आपको बताऊं ये पिछले साल में आ रखा, भी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराऊंगा उसमें भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। तो भैया सेंसस सैम्पलिंग प्राइमरी सेकेंडरी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चांसेस है, पर देखो जरूरी नहीं हर साल सेम ही आता रहे, पर चांस है। प्राइमरी हुई जो एक बंदा डायरेक्टली इकट्ठा करे डाटा, है ना, और सेकेंडरी जहां पर किसी और ने डाटा इकट्ठा कर रखा हो और उसका फिर यूज करे। तो बेटा इसके डिफरेंसेस लिख देना, ठीक है, आराम से, ठीक है। मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसकी थ्योरी लगे बोलना चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। बाकी कहता है सेंसस और सैम्पलिंग के बीच में वो क्या कहते हैं, आप लोग डिफरेंशिएट करो। तो सेंसस तो क्या हुआ बेटा, जनगणना एक तरीके से, और सैम्पलिंग रैंडम एक तरीके से। मतलब आप कैसे लिखोगे इसको, आप जनरली इसको ऐसे लिखोगे कि भैया सेंसस एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें हर एक की डाटा इकट्ठा करना इस सेंसस, और रैंडमली कुछ गुच्छे में लोग उठा लेना, तो दिस इज सैम्पलिंग, ठीक है ना। चले आगे, बस इतना ही था, ठीक है। इसकी थ्योरी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है ना। देखो एक आध से तो मिलता जुलता, अगर एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा तो एक आध तो मिलता जुलता क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है हिस्टोग्राम बनाओ। तो हिस्टोग्राम अगर हम इस क्वेश्चन का बनाएंगे तो ठीक कर लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 50, 50 से 70, 70 से 80, और ये हमारी क्लास इंटरवल। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम बनाएं तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या दे रखी है, पहले लिख लेता हूँ, 6, 15, 27, 12, 10, 6, 15, 27, 12 और 10। मेरे भाइयों इसको ठीक करेंगे, ठीक है ना, इसको ठीक क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, इसमें 10 का फर्क है, इसमें 10 का फर्क है, इसमें 30 का फर्क है, इसमें 20 का फर्क है, इसमें 10 का, सबसे छोटा फर्क 10 का है, ठीक है ना। तो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू फ्रीक्वेंसी होगी पहले 6 जो आपकी नई वैल्यू है डिवाइड बाय जो आपकी ओल्ड वैल्यू है, यानी कि 6 का 6 ही रह जाएगा। जो जो सेम है वो तो सेम ही रहेंगे, इसमें भी 10 का फर्क है, 15 का 15 रहेगा, इसमें 30 का फर्क है। तो क्या करना, पहले 27 लिखना, फिर उसके बाद जो आप अपनी यहाँ पर पुरानी वैल्यू, जो नई वैल्यू मानी आपने, 10 का कंपैरिजन मान रहे हो आप सब में, क्योंकि भैया लाजमी है सब में जो डिफरेंस है वो 10 का होना चाहिए, सब में 30-20 का है तो 10 का होना चाहिए, तो पुराने डिफरेंस से डिवाइड करके इसको कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 9, यानी कि नई फ्रीक्वेंसी 9 है। इसमें 20 का फर्क है, पहले 12 लिखोगे, फिर आप लिखोगे अपनी नई फ्रीक्वेंसी और डिवाइड बाय पुरानी फ्रीक्वेंसी 20 की 0 से 0, ये आपका डाटा 6 आ जाएगा, नई फ्रीक्वेंसी इसकी 6 हो जाएगी, बाकियों की तो सेम ही रहेगी 10 की 10 है। यानी कि आपकी नई फ्रीक्वेंसी क्या हुई, अगर मैं लिखना चाहूँ तो 6, 15, 9, 6 और 10, ये बात ध्यान रखना। और आप जब इसका हिस्टोग्राम बनाओगे बेटा, कहाँ गया डाटा, आप जब इसका हिस्टोग्राम बनाओगे तो आप समझोगे 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है ना, 80, यहाँ तक है। आपका डाटा मैक्स टू मैक्स 15 तक जा रहा है, तो हम 3 के पार्ट से कर लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, यहाँ नीचे आप लिख दोगे मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 0 से 10 पे आओगे, 0 से 10 में 6 लोग हैं, तो 0 से 10 में 6 लोग हैं, 0 से 10 आपका हिस्टोग्राम बन गया। 10 से 20 में आपके 15 लोग हैं, 10 से 20 लोग कितने हैं, 15 लोग हैं, 10 से 20 में आपके 15 लोग हैं, ये लो बेटा। 20 से 50 पूरा जाओगे, लेकिन 9 फ्रीक्वेंसी, पुरानी 27 थी वो नहीं मानी जाएगी, 20 से 50 में आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 9। उसके बाद 50 से 70 में आपकी नई फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6, 50 से 70 में आपकी 50-70 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी 6, और 70 से 80 में आपकी नई फ्रीक्वेंसी तो 10-10 ही रहेगी पुरानी वाली, 9 के बाद 10 हल्का सा यहाँ पे, बस। दिस इज हाउ यू विल मेक योर हिस्टोग्राम, ठीक है ना, जहां पर आपके पास क्लास इंटरवल बराबर नहीं है बेटा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें, क्या कह रहा है, कह रहा है डायग्रामेटिक प्रेजेंट। बेटा मैंने इसको वीडियो में डिस्कस करा आपके साथ, एडवांटेजेस बता देने आपको भैया, डायग्राम्स के थ्रू बनता है, अट्रैक्टिव होता है, बहुत सारे पॉइंट्स बता सकते हो। देखो सिंपल, इजी, अट्रैक्टिव, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना, सेव टाइम, टाइम बचाता है, और इसको इजी है अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना, कोई भी इसके लिए ज़्यादा अच्छे से क्या कहते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता इसमें। और क्या लिख सकते हो, एक तीसरा पॉइंट लिख देना, कंपैरिजन इससे अच्छा हो पाता है, इजी कंपैरिजन, ठीक है ना, और यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है, आप उसको कहीं पर भी एप्लीकेबल कर सकते हो। ये 4-5 डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा आसान है बेटा, बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। अभी देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन आ रखा है, और मैं आपको यही बोल रहा था कि भैया इस टाइप का क्वेश्चन ना आए आपके लिए, ठीक है ना, मतलब सॉरी, इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके लिए
और ये क्वेश्चन पिछले साल आ रखा है, तो हाईली चांस है कि इस साल तो पक्का ही आने वाला है। अब इसी से हिसाब से आपको क्या कह रहा है, कह रहा है ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाओ यूज करके लेस देन और मोर देन मेथड, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको इसे लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करना है डाटा को, ठीक है। और सोचो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, समझ रहे हो, इसका आपको पूरा कन्वर्ट करना है। चलो मेरे भाई अब इसको समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाईली चांस है इसका आ सके, तो देख लेना, अच्छे से करके आना। मैं आपको इसमें एक और चीज समझा दूंगा, ठीक है, जो और बढ़िया है। डेटा हमें दे रखा है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, और 50 से 60। ये हमारा क्लास इंटरवल है, इसका वैल्यू 12, 16, 21, 24, 14 और 8 है। करना क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, आज ही बोला था कि अगर आएगा तो पक्का 6 नंबर में आएगा, ये बात बोली थी मैंने आपको कि अगर ये क्वेश्चन आया तो पक्का 6 नंबर में आना चाहिए, इसको आना चाहिए, ये डिजर्व करता है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर जाओ बढ़िया से, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया है ये। आपको बोलता क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, मतलब ओजाइव बोल रहा है बनाना, लेस देन और मोर देन। भाई इसमें तो सिर्फ इतना ही बोला है कि लेस देन और मोर देन बनाओ, इसमें तो आपको आधा ही काम करा है। इसके बाद यूं भी बोल सकता है कि मीडियन निकालो, क्योंकि आपको पता है ओजाइव से मीडियन निकलता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका लेस देन डेटा बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लिख देंगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। और चलो एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि जब आपकी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी डालेंगे, लिख देते हैं पहले कि हम लेस देन बना रहे हैं। अब देखो 0 से कम तो हो नहीं सकता, 10 से कम होगा, तो 10 और फिर सारा 20, 30, 40 पकड़ लो। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। भाई 10 से कम में तो पूरे 12 लोग आएंगे, ये आपका जो बनता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनता है, ध्यान रखना 12 लोग आएंगे पूरे, है ना, समझ रहे इस बात को। भाई 10 से कम तो आपके पूरे 12 लोग आएंगे, और जब आप बात करोगे 20 से कम की, तो ये सारे लोग आ जाएंगे 20 से कम में, 10 से कम वाले भी आ जाएंगे, कम जाएगी, पूरा आ जाएगा, यानी कि 28। 28 में 21 और जोड़ लो, 2, 8 और 1 9, 2 और 2 4, 49, 49, 9 और 4 13, मतलब जोड़ते जाएंगे, 9 और 4 13, ठीक है ना, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 73। इसके बाद 73, 4 और 3 7, और अपना क्या कहते हैं 4 और 3 7, मतलब 7 और 1 8, 87, और उसमें 8 और जोड़ेंगे मेरे भाई 95, ये बनेगा लेस देन। अब यहीं पे बनाते हैं मोर देन को। मोर देन के लिए क्या करोगे, मोर देन 0 से होगा डाटा, ऑब्वियस सी बात है, मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये बनेगा मोर देन 10, 20, तो ठीक है। मोर देन 0 क्या होगा, मतलब 0 से ज्यादा, मोर देन 0 ये सारा ही डाटा होगा मोर देन 0 में। फिर मोर देन 10 में ये सारा होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा, ठीक है। मोर देन 20 होगा, मोर देन 30 होगा, मोर देन 40 होगा, मोर देन 50 होगा, मोर देन 60 होगा। पहले 10th क्लास में भी आया करता था, पर अब तो क्या डिलीट हो गया सिलेबस। अब जब मैं बोलूं मोर देन 0 तो ये सारा ही हो जाएगा, और ये सारा टोटल करके आपको पता है 95 था, 95 लिखो। लेकिन अगर मैं बात करूं मोर देन 10, मतलब 10 से ज्यादा, तो 10 से ज्यादा में ये डाटा नहीं होना चाहिए, तो 95 में से 12 हटा दो, 83 बच जाएगा। लेकिन जब मैं बात करूं मोर देन 20, 20 से ज्यादा, तो ये सारा डाटा होना चाहिए, यानी कि ये 16 भी नहीं होना चाहिए। 13 में से 7, 13 में से 6 गए 7, और 7 में से 1 गया 6, 67। फिर मोर देन 30 बोलूं, मोर देन 30, 30 में मेरे भाई ये सारा डाटा होना चाहिए, 24 और 14 38, 38 और 8 46 होना चाहिए मेरे भाई, 46। फिर मोर देन 40 बोलूं जब मैं, तो ये सारा 14 और 8 22 होना चाहिए। फिर जब मैं बोलूं मोर देन 50, 50 से ज्यादा, तो मेरे भाई उसमें 50 से ज्यादा डाटा में हमारे पास 8 होना चाहिए, ठीक है। 50 से ज्यादा में हमारे पास 8 होना चाहिए, क्योंकि 14 हट जाएगा, 50 से ज्यादा में 8 होना चाहिए मेरे भाई। कोई दिक्कत है इस चीज में? मोर देन 60 नहीं होगा, क्योंकि आपका डाटा 60 से बड़ा है ही नहीं। ये मोर देन डेटा आ गया, ये लेस देन आ गया। आपको करना क्या है, आपको यहाँ ग्राफ बनाना है इस तरीके से, और ये जो वैल्यू है 0 से लेकर 60 तक सारी लिख देनी है। 0, 10 बराबर गैप में, 20, 30, 40, 50, 60। ये आपके क्या थे, ये आपके मार्क्स रहे होंगे, और यहाँ आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट रहे होंगे। इस डेटा में 95 तक जा रहा है, तो 10-10 के गैप में बना लेते हैं, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले लेस देन बनाएंगे, ऊपर की तरफ जाएगा 10 पे 12, 10 पे 12 कहाँ होगा, यहाँ होगा 10 से थोड़ा ऊपर। 20 पे 28, 20, अब देखो ये ग्राफ में बनाना है, प्रॉपर एग्जैक्ट होना चाहिए। 20 पे 28 यहाँ होगा। 30 पे 49, 49 बाई 30 पे यहाँ होगा। 40 पे 73, 40 पे 73 मेरे भाई थोड़ा सा यहाँ होगा। 50 पे 87, 87 मेरे भाई थोड़ा सा यहाँ होगा। 60 पे 95, 60 पे 95 मेरे भाई यहाँ होगा। और इसको आपने इसी पॉइंट से ज्वाइन करा देना है। ये आपका लेस देन ओजाइव हो गया इसी पे। वैसे तो इसने, ध्यान सुनना, वैसे इसने ये नहीं बोला कि एक पे लेस देन और मोर देन बनाओ। लेस देन बनाया, काम खत्म, ध्यान रखना। लेस देन बनाया, काम खत्म। आप चाहो तो अब अगला ग्राफ बना सकते हो, लेकिन मैं ना आपको यहाँ पे एक और चीज समझाना चाहता हूँ जो एग्जाम में ना आ जाए, तो इसलिए मैं एक के अंदर ही बना रहा हूँ। अगर मोर देन बनाना होता तो मेरे भाई अलग बनाते। मोर देन 0, 0 पे आ जाओ 95, 10, 10 पे आ जाओ 83, 20 पे आ जाओ 67, 67 मेरे भाई यहाँ। 30 पे आ जाओ 46, 30 पे आ जाओ 46, 46 का होगा मेरे भाई 46, ये अपना 40 से 50 थोड़ा सा यहाँ होगा, ठीक। 40 पे आ जाओ, 40 पे कितना, 22, 40 पे कितना मेरे भाई 22, 21, 22। और 50, 50 पे कितना मेरे भाई 8, 8 मतलब यहाँ। तो ये ग्राफ अपना इस तरीके से बनेगा, इस तरीके। लेस देन हो जाए, यहां लिख देना लेस देन हो जाए, और ये अपना मोर देन हो जाए। एक साथ नहीं बनाना आपको, ये जो क्वेश्चन दिया है ना वहां आपको अलग अलग ही बनाना है। और आप चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हो कि ये पॉइंट है 10,10 ऐसे, ये पॉइंट है 20,28, क्योंकि ये आपकी एक्स की वैल्यू, आपकी वाई की वैल्यू, ऐसे ऐसे सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे इसके सारे पॉइंट बता सकते हो। ये वाली वैल्यू एक्स रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली वाई। अब मजेदार खेल क्या होता है, अगर बाय चांस आपको कभी यहाँ पे बोले कि मीडियन निकालो, जो कि वैसे नहीं बोलेगा, चांस कम है, बाय चांस स्टिल बोल दे, तो मेरे भाई जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसीलिए ग्राफ बिल्कुल सही बना होना चाहिए। जो मेरे भाई ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, आपको करना क्या है, ध्यान समझना। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है आपको उसे ऐसे मिला देना है, और एक्स पे वो जहां भी मिले, एक्स पे वो जहां भी मिले, जो भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, एक्स पे वो जहां भी मिले, दैट विल बी योर मीडियन, वो आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो चीज आपकी मीडियन कहलाएगी। अगर मोर देन और लेस देन दोनों एक साथ बनाने हो तो इस तरीके से आप मीडियन बनाते हो। हालांकि मीडियन का आपको क्वेश्चन दिया नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूं। और अगर सिर्फ लेस देन से दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना। बाय चांस अगर सिर्फ लेस देन से दिया हो, आप चाहो तो इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, पर देखो पेपर में कहीं रह ना जाए। तो जो आपका एन आया हुआ होता है, मतलब टोटल सम, दैट इज 95 दोनों केस में, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो जायज बात है 47.5 आ जाएगा। और वहां से y की वैल्यू 47.5 ढूंढनी है, यहाँ होगी। और वहां से देखो, अब देखो एग्जैक्ट वही बन रही है, तो हम लॉजिक तो लगा ही रहे, एग्जैक्ट वही बन रही है। और वहां पे जो भी वो पॉइंट पे मिलेगा लेस देन का, उससे लेस देन वाले से नीचे एक्स पे लाइन बनानी है, यानी कि कुल मिला के हमेशा मीडियन एक्स पे बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ लेस देन से बनाना हो तो उस केस में तो मोर देन उसको टच ही नहीं करेगा ना, सिर्फ लेस देन का ऐसे ग्राफ बना होगा। तो आपको n/2 करना है बस। ये टोटल आपका n, इसका डिवाइड बाय 2, और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जो भी जा रही है, जहां तक भी वो लेस देन को इंटरसेक्ट कर रही होगी, ये मैंने लेस देन वाला हटा दिया, माफ करना, मोर देन वाला हटाना था। तो इससे जो भी इंटरसेक्ट करेगी उससे नीचे एक्स पे स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, ये आपका मीडियन रहेगा। हालांकि मीडियन से क्वेश्चन आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, ध्यान सुनना मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो अपने को कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या समझते हो आप बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा से। तो भैया इसको ध्यान रखना, कलेक्शन ऑफ डाटा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्वेश्चनेयर क्या है और क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए जिससे एक अच्छा क्वेश्चन हो। बेटा 9 से 10 पॉइंट है सिर्फ एक अच्छा गुड क्वेश्चनेयर होने के लिए, देख लेना। कलेक्शन ऑफ डाटा में मैंने 9 से 10 सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चनेयर होता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चनर होता क्या है। तो क्वेश्चनर कुछ नहीं होता बेटा, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आप इंक्वायरी करते हो
ठीक है ना, जिसमें आप क्या करते हो, फिल करते हो। कौन इसको फिल करता है, रिस्पोंडेंट या एन्यूमरेटर, ठीक है ना। रिस्पोंडेंट जो होता है ना वो इसको फिल करके देगा आपको, ठीक है ना। तो बस पहले बस एक डेफिनेशन लिखनी है क्वेश्चनेयर की, तो याद करके चले जाना। क्वेश्चनेयर थ्रू मेल भी पढ़ लेना, क्वेश्चनेयर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। डिस्कस द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऊपर बात करता है। एक अच्छा क्वेश्चनर होने का प्रिंसिपल का क्या है बेटा, 9-10 पॉइंट है, बहुत सारे सारे लिख देने इसमें, ठीक है ना। ठीक है, तो 4-5 भी लिख दोगे वैसे चल जाएगा, कि डिपेंड करता है एक अच्छा क्वेश्चनर आप बनाना चाहते हो, मतलब आप एक कैसा अच्छा क्वेश्चनर बना सकते हो मेरे भाई, डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रख रहे हो। फालतू के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है। तो जो नंबर है वो आपको ट्राई करना है कि फालतू क्वेश्चन नहीं हो, जिससे वो बंदा बोर हो जाए ना। और सीक्वेंस क्या है क्वेश्चन का, तरीका होना चाहिए ना क्वेश्चन पूछने का। जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पहला क्वेश्चन जो होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग दूसरा होना चाहिए। अब जैसे वो आपने पिक्चर नहीं देखी होगी, एक मीम सुना होगा आपने, जहां पर कि एक जैसे ही वो जनगणना के लिए जाते हैं अपने परेश रावल जी, तो वो सवाल पूछते हैं, जैसे ही जाते हैं क्या बोलते हैं कि आपके क्या कहते हैं, आपकी शादी हुई है, ठीक है। फिर पूछता है कि आपके बच्चे हैं ना, ऐसा उल्टा पूछ लेता है ना, समझ रहे हो, चाटा वाटा पड़ जाता है। तो वो वाला हिसाब नहीं करना आपको, ताकि आपको पेपरों में चाटा ना पड़ जाए गलत से, समझ रहे हो। तो दिक्कत क्या है, एक अच्छा क्वेश्चनर कैसे बन सकता है, समझ रहे हो। तो दूसरे में आप क्या लिखोगे, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हो और उनका सीक्वेंस सही हो, तरीके से पूछा जाए। मतलब पहले ये मत पूछ लेना कि क्या कहते हैं आपका जेंडर बताओ, फिर कोई लिख दे मेल और फीमेल, फिर आप बोलो कि अपना क्या कहते हैं जेंडर बता दिया, तो फिर आपको बोले आप बॉय हो गर्ल हो, तो ऐसे मतलब फालतू क्वेश्चन ना हो, एक बार हो गया खत्म, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस सही होना चाहिए मेरे भाई, समझ रहे हो। तीसरा आपको क्या करना है, अवॉइड्स ऑफ पर्सनल क्वेश्चन। देखो बेटा, कोई भी जब भी आप क्वेश्चन इकट्ठा करते हो पर्सनल नहीं पूछना आपको, है ना, समझ रहे हो। अपने पर्सनल जो आपकी मन की चाह है वो नहीं पूछना, ठीक है ना, समझ रहे हो। आपको जो आपका तरीका है क्वेश्चन का, जो आपकी मतलब फालतू की चीजें नहीं करनी, जो आपका मेन क्वेश्चन होना चाहिए वो। तीसरा आप क्या पूछ सकते हो, तीसरा आप पूछ सकते हो कि भैया हमारा क्या कहते हैं, पर्सनल क्वेश्चन अवॉइड करने आपको। चौथा पॉइंट अगर हम चलें, क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चनों में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, डबल मीनिंग के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिनके डबल डबल या मैनिपुलेटिव आंसर, और सिंप्लिसिटी रहनी चाहिए, क्वेश्चन में बहुत सिंपल होने चाहिए। मतलब सोच रहे हो कितने बेसिक बेसिक खुद से ही बना के आ सकते हो, ठीक है। चलें आगे मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कह रहा है, इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर दोनों समझाओ। मेरे भाई इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, एन्यूमरेटर क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने ऊपर एन्यूमरेटर की बात करी, जो याद रखना ये वाला सवाल, और ये थ्योरी में भी है, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेटर होता क्या है, जो पर्सन जो प्लान करता है और कंडक्ट करता है स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी, मतलब मेरे को डाटा इकट्ठा करना है तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं डाटा इकट्ठा करना चाहता हूँ, डाटा इकट्ठा करूंगा, इन्वेस्टिगेटर आई एम। एन्यूमरेटर भैया जिसको ट्रेन किया जाता है, हु इज ट्रेन्ड टू हु इज ट्रेन्ड टू फिल द क्वेश्चनर बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। मतलब एन्यूमरेटर जो होता है ना वो इसको असिस्ट करता है, मतलब इन्वेस्टिगेटर ने सारे क्वेश्चन बनाए और वो एन्यूमरेटर को देगा कि ले बेटा तेरा काम है कि ये जो क्वेश्चन है ये तुझे बाकियों से जाके पूछने हैं, ठीक है ना, और रिस्पांस मुझे चाहिए, स्पेशली जब डाटा जो है कलेक्ट करा गया हो थ्रू द मेथड ऑफ मेल क्वेश्चनियर विद एन्यूमरेटर, ठीक है ना। तो समझ में आ गया एन्यूमरेटर क्या होता है, वो व्यक्ति, वो इंसान जिसे इन्वेस्टिगेटर जांच करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए ट्रेन करता है और बोलता है कि भैया जाओ जाके डाटा इकट्ठा करो, समझ रहे हो। जिसका डाटा इकट्ठा हो रहा है वो नहीं कह देना एन्यूमरेटर, समझ रहे हो। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मल्टीपल बार डायग्राम और सब डिवाइडेड बार डायग्राम को डिफरेंशिएट करो। तो मेरे भाई देखो, आपको पता है मल्टीपल बार डायग्राम कैसा है और अपना क्या कहते हैं सब बार डायग्राम पता है, तो थ्योरी में आप कैसे लिख सकते हो वो समझा देता हूँ। देखो एक चीज और करना, जाओ तो थोड़ा ग्राफ बना के रफली लिख के भी आ जाना, समझ रहे हो, वैसे भी लिख सकते हो। नहीं तो अगर मैं आपको थोड़ा थ्योरी कह के समझाऊं तो देख लेना एक बार अपनी बुक में भी, नहीं तो मैं समझा देता हूँ। मल्टीपल बार डायग्राम की मैं बात करूं तो आप देखो, समझ याद है ना मल्टीपल बार डायग्राम है। मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता था, जैसे मान लो एक ही डाटा है 2015, जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आर्ट्स में कितने बच्चे हैं 2015 में, कॉमर्स में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, इस तरीके से। और सब डिवाइडेड बार ग्रुप क्या होता था, आर्ट्स में कितने हैं, कॉमर्स में कितने हैं उनकी, और साइंस में उतने, एक के अंदर ही पूरे आ जाते थे, एक के साथ नहीं बनते थे, है ना। अगर हम इसको समझे, प्रेजेंटेशन, एक ही समय या स्थान पर दो या दो से अधिक, एक से ज्यादा डाटा को इकट्ठा करना हो तो यह आपका मल्टीपल बार डायग्राम है। लेकिन अगर एक ही वेरिएबल में पूरा इसको सम करके लिख देना, यह आपका सब डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हर डेटा को आप अलग अलग लिखते हो
और इसके अंदर आप क्या करते हो, एक ही बार में या तो अलग अलग शेड करके, रंग करके अलग अलग डिफरेंशिएट करते हो। मेन मकसद यही है कि आपको कंपैरिजन अच्छे से हो पाए इन तीनों के बीच में, कि हाँ देखो इनके बीच में कंपैरिजन हो पाए कि आर्ट्स में ज़्यादा है, कॉमर्स में ज़्यादा है, साइंस में। और इसमें क्या है ना, इसमें आप ये देख सकते हो कि देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आर्ट्स है, ये कॉमर्स है, ये साइंस है। मान लो ये मैंने आर्ट्स बना दिया, फिर ये मेरा कॉमर्स है और ये मेरा साइंस है, तो आपको समझ रहा है कि आर्ट्स में ज़्यादा लोग तो हैं इस वाले में, इस वाले में। तो ये तो एक कंपैरिजन चल ही रहा है। दूसरा इनका भी चल रहा है कि देखो इसमें टोटल मिला के ज्यादा है, इसमें टोटल मिला के ज्यादा है। तो ये कुछ डाटा आप इकट्ठे कर सकते हो मेरे भाइयों। 2 नंबर में है, 2-4 पॉइंट लिख दोगे, बहुत काम हो जाएगा आपका, ठीक है, तरक्की हो जाएगी। ये पाई डायग्राम जो है ना, मैं आपको इसको बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, जहां पर आपको ब्रिक्स दे रखी है, जिसका आपको एक्सपेंडिचर 10% दे रखा है, लेबर दे रखी है 40% खर्चा, स्टील दे रखा है आपको 10% खर्चा, वुड दे रखा है आपको 20% खर्चा, सीमेंट दे रखा है आपको 20% खर्चा। इसके बाद आप क्या करोगे, आपको कहता है पाई डायग्राम बनाओ। पाई डायग्राम बनाएंगे मेरे भाई, 10% कितने में से होगा, 100 में से और गुना में 360। 40% होगा 100 में से गुना में 360 डिग्री के लिए। 10% है 10/100 गुना में 360। 20/100 गुना में 360। 20/100 गुना में 360। 0 से 0, 0 से 0 36 डिग्री, 0 से 0, 0 से 0 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 इंटू 144 डिग्री, 0 0 0 0 36 डिग्री सेम, और ये 72 आ जाएगा और ये भी 72 डिग्री आ जाएगा। पाई चार्ट बनाओगे, एक सर्कल कंपास से बनाना, डीवी से मत बना देना। सेंटर मिलेगा आपको सबसे पहले, ये बेस लाइन, इससे कोई सा भी डिग्री शुरू कर देना, चाहो तो सबसे पहले 144 डिग्री शुरू कर देना। 144 डिग्री देखो आपको पता है, जैसे आप डी कंपेयर करोगे 90 यहाँ तक होता है, तो 144 थोड़ा आगे तक ही जाएगा। मान लो 120 यहाँ होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं। चलो ये हम लिख देते हैं 144 डिग्री। डिग्री मत लिखना, 144 आपकी लैंड थी, ठीक है ना, लैंड नहीं लेबर थी, सॉरी लेबर है, LABOUR लिख लो या फिर OR लिख लो, बात एक ही है। 40% ऐसे फिर 36 बना देना। आप देखो 144 और 36 अगर जोड़ के देखें, 4 और 6 10, 4 3 7 और 1 8, 180 बनता है, यानी कि 36 इतना ही होगा, यानी कि 36 डिग्री। 36 मत लिखना, इसको लिखना, ये हमारी ब्रिक्स है, ईंट कितनी परसेंट है, 10%। फिर 36 डिग्री फिर से, तो फिर 36 डिग्री ऐसे बना लेना यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको लिखना, ये हमारी क्या है, S मतलब स्टील है, और ये हमारी कितनी है, 10%, परसेंट लिखना भाई इनको है। उसके बाद 72 डिग्री के 2 डायग्राम जो रिप्रेजेंट करेंगे हमारा, एक वुड 20% और अगला एक सीमेंट 20%, और इस तरीके से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलो हम लोग 2000 जो अपना ये पिछला साल था 2024 से 25, इसका मिड टर्म का सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर सॉल्व करना। कहता है रिसोर्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्री में स्केर्स होते हैं। आपका क्या ओपिनियन है, सही बात है या गलत है। दूसरा, रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूज होते हैं। तो बताओ, एसर्शन और रीजन में दोनों सही है। एसर्शन गलत है, क्यों एसर्शन क्यों गलत है। जो अंडर डेवलप्ड है, जो नहीं डेवलप हुए, उनमें भी रिसोर्स जो है वो स्केर्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रिसोर्स जो स्केर्स है वो डेवलपिंग में ही हो। तो एसर्शन मेरे भाइयों गलत है और रीजन सही है, क्योंकि रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज होता है, ठीक है ना। यानी कि एसर्शन इसका फॉल्स है, रीजन इसका ट्रू है, ठीक है। अगला, पीपीसी जो होता है वो कनकेव टू ओरिजिन होता है। तो कनकेव टू ओरिजिन होगा अगर उसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज करेगा, नेगेटिव होगा। क्या लग रहा है इसका आंसर, क्यों भाई मीत, कि हमने 2 चीज पढ़ी थी, पीपीसी या तो कनकेव टू ओरिजिन था या पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग था। कनकेव टू ओरिजिन एमओसी की वजह से होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। इनवर्स रिलेशन कि आप एक की प्रोडक्शन कम कर रहे हो और दूसरे की बढ़ा रहे हो, तो 2 डिफरेंट है कि एक का कम होना दूसरे का बढ़ना, दैट्स व्हाई इनवर्स रिलेशन की वजह से डाउनवर्ड है। लेकिन एमओसी 3 तरीके के ग्राफ बना सकते हैं पीपीसी के। एक पीपीसी का ग्राफ
क्या कहते हैं, इस तरीके से भी बन सकता है। एक पीपीसी का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है। तो मैंने आपको ये भी समझाया था, ये तीनों मैंने आपको बताए थे, जहां मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेट कब होगा और कन्वेक्स कब होगा, क्योंकि ये कन्वेक्स का एग्जांपल है और ये कनकेव है इसका एग्जांपल। आप बता सकते हो ये तीनों कब कब होते हैं। हम पीपीसी में ये पढ़ते थे कि हम एक एक की प्रोडक्शन एक एक बढ़ा रहे हैं और दूसरे की जो सेक्रीफाइसिंग यूनिट है वो हमारी ज्यादा सेक्रीफाइस होती थी। पहले में एक सेक्रीफाइस करा, फिर अगले में बढ़ाएंगे एक ही, लेकिन दूसरे में हम ज्यादा सेक्रीफाइस कर देंगे। जैसे चलो चलो 2 कर दी कोई नहीं, या 3 रखते हैं कोई बात नहीं, फिर एक और बढ़ाएंगे, फिर हम एक और सेक्रीफाइस, मतलब पहले में 2 का मेजर सेक्रीफाइस हुआ, अगली बार जो मेजर सेक्रीफाइस हो जाएगा मान लो 6। ये जो हमारा एमओसी निकलता है वो निकलता है जितना हमारा सेक्रीफाइस, ये हमारा एक्स होता था और ये हमारा वाई, और हम सेक्रीफाइस को हमेशा ऊपर रखते थे। तो जो हमारा सेक्रीफाइस अपॉन गेन होगा वो हमेशा -1/1 फॉर एग्जाम्पल -1 आया, दूसरे में -3/1 फॉर एग्जाम्पल -3, अगले में -6/1। तो ये जो हमारा सेक्रीफाइसिंग है ये बढ़ रहा है, सेक्रीफाइस हम ज्यादा कर रहे हैं जिस वजह से हमारा एमओसी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और वही एक रीजन है कि हमारा ग्राफ कनकेव है। कनकेव कैसे, एक एक यूनिट जो हमारा बढ़ेगा, ठीक है ना, और ये हमारा जनरली सेक्रीफाइस देगा। तो अगर हम इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं इतने पे, तो यहाँ ग्राफ बनेगा, फिर हम एक एक प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे तो हमारा ग्राफ थोड़ा कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, तो हमारा ग्राफ थोड़ा कनकेव टाइप बनेगा। यानी कि हम जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं, गेन हम लोग कम कर रहे हैं, एक एक यूनिट गेन कर रहे हैं और मोर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम पड़ रही है कनकेव की, कि जो हमारा डायग्राम है वो कनकेव बनता हुआ नजर आ रहा है इस टाइप का। जब आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो इस तरीके का ग्राफ बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक एक यूनिट को गिरा रहे हो, आप यहाँ एक एक यूनिट गिरा रहे हो, लेकिन यहाँ आपका तेजी से गिरता है, और यही एमओसी में उल्टा होता है, वहां प्रोडक्शन में उल्टा पड़ता है। अब ये केस हमें दिखाता है कि एमओसी अगर कनकेव है तो वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रेट लाइन होगा तो कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट होता है एमओसी, और एमओसी अगर डिक्रीजिंग है तो वो उस केस में कन्वेक्स होता है। ये 3 ग्राफ जरूर ध्यान रखना, इसका पक्का क्वेश्चन आएगा, कर लेना। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। उसने बोला इनमें से कौन सी बात गलत है उसको आइडेंटिफाई करिए। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड पे अफेक्ट डालता है। ये तो गलत है पहली स्टेटमेंट ही, तो ये ठीक है जी, यही स्टेटमेंट गलत है। दूसरी भी पढ़ लेते हैं। वैसे कहता है मार्केट डिमांड जो है ना वो ज्यादा इलास्टिक होती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड कैसे ज्यादा इलास्टिक हो सकती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड? कि भाई यहाँ पर मार्केट में एक बंदा डिमांड थोड़ा ना कर रहा है, पूरी मार्केट डिमांड कर रही है, 100 बंदे हैं, तो एक बंदे का एग्जाम्पल में तो भाई मान लो 50-50 चांस है, उसमें तो बहुत लोग हो सकता है कि पूरी मार्केट अफेक्ट करेगी ना, तो वहां पर ज्यादा इलास्टिक होगा और इंडिविजुअल डिमांड में कम इलास्टिक होगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल बंदे पे डिपेंड करेगी। A rise in a price of complementary good cause a decrease in demand of related good। भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर बढ़ता है तो उससे डिमांड कम हो जाती है। अगर हम पेट्रोल का दाम बढ़ा देंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, या फिर अगर हम शुगर का प्राइस बढ़ा देंगे तो चाय का डिमांड कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ओनली। लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है जब उसका खुद का प्राइस पे इफेक्ट पड़े। सही बात है, अरे भाई उसके खुद पे तो चेंज होगा भाई, लॉ ऑफ डिमांड समझ रहे हो ना, ओन प्राइस उसके खुद के प्राइस पे चेंज होगा, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है, पहली गलत थी। ठीक है, चलें आगे। अब ये पिछले साल का पेपर है तो भाई देखो थोड़ा ना हड़बड़ा के नहीं चलना, आपको आराम से पढ़ते हुए चलना हर एक चीज को। कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो डील करती है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ कमोडिटी, और स्टेटमेंट 2 कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन। ये आपने डिफरेंस पढ़े होंगे, वहां से आंसर बता सकते हो। स्टेटमेंट 1 सही है कि गलत है बेटा? 1 सही है, ये बच्चा कह रहा है 1 सही है। और स्टेटमेंट 2 बेटा, स्टेटमेंट 2 भी सही है। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी और इन्फ्लेशन देश का मैटर है, होल लेवल पे डिस्कस होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हो एक कमोडिटी की।
एक कॉमोडिटी की बात कर रहे हो तो एक प्राइस डिटर्मिनेशन एक कॉमोडिटी का इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है मेरे भाई, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और क्या नाम से जाना जाता है? ए वाला जो है ये गलत था, ठीक है बेटा, डी गलत आंसर है, क्योंकि जिस बच्चे ने करा था उन्होंने गलत कर दिया था, ठीक है, गलत आंसर है डी। डिमिनिशिंग टोटल प्रोडक्ट नहीं होता, ये टोटल प्रोडक्ट है मेरे भाई ये, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, आप सब्सटीट्यूशन की थोड़ी ना बात करते हो, और ये मार्जिनल यूटिलिटी पे थोड़ी ना बात करते हो आप। ऑप्शन बी सही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। आपको बताना है इसमें से कौन सा किसके साथ ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, ये आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी हमें बताना है, उसने बोला है मैच द फॉलोइंग और करेक्ट पेयर बताओ कौन सा करेक्ट पेयर है। लेकिन मैं आपको बी वाला लॉजिक बताता हूँ कि ये बी का सेकंड सही क्यों है। तो मेरे भाई थोड़ा सा तो लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, देखो मैं बस एक ही चीज बोलूंगा आपको, सिंपल सी बात है, प्राइस 8 से 10 हो गया, बहुत बेसिक सी बात है। चलो मान लो प्राइस 8 से 10 हो गया, उस केस में कोई भी इंसान, मान लो फॉर एग्जांपल डिमांड कोई कर रहा था, कुछ भी कर रहा हो, मान लो पहले डिमांड कोई बंदा 100 करा, तो अब डिमांड क्या करेगा? अब आप समझो कौन सा केस दे रहा है, ये कह रहा है इलास्टिक डिमांड 1 से बड़ी है, इसका मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा तो मैं एक काम करता हूं, इसको 10 से करता हूं, 10 से 11 करता हूं, यानी कि सिर्फ 10% का चेंज। लेकिन मेरे भाई इसका चेंज ना मैं 10 से ज्यादा, 10% से ज्यादा 80 कर दूं, आप कहोगे भैया इसमें 10% चेंज और इसमें, अब मेरे भाई ये एक्सपेंडिचर निकाल लो ना भाई, जितना प्राइस जितनी क्वांटिटी उतना ही तो खर्चा, दोनों को जोड़ो कितना खर्चा, प्राइस क्या हुआ बड़ा, खर्चा क्या हुआ, दोनों का क्या रिलेशन, सेम नहीं है मेरे भाई, अपोजिट रिलेशन है, ठीक है। आप सेम रिलेशन गलत बोल रहे हो। अब इस चीज में क्या दिक्कत है, एक्सपेंडिचर का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कभी कंफ्यूजन हो, ऐसे निपटाना। बोलो कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? आपको केस दे रखा था, आप समझ गए, कोई दिक्कत मेरे भाई। चलें आगे, अपना ऑप्शन। इन्फिनिटी में होता क्या है, ऊपर वाली वैल्यू 1 नीचे वाली 0, यानी कि इलास्टिसिटी 1/0 आती है, यानी कि ऊपर वाले में तो चेंज हो रहा है, वो प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है ना, यही होता है। इलास्टिसिटी जब ईडी जो है इन्फिनिटी के बराबर होते हैं, मतलब डिमांड में कंटिन्यूस चेंज आ रहा है, प्राइस चेंज कर रहे हो क्या? नहीं, प्राइस वही है। तो उस केस में ये कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। खर्चा कैसे कांस्टेंट रह सकता है, आपको सोचो, प्राइस आप क्या कर रहे हो, प्राइस आप कांस्टेंट रख रहे हो 10 10 10, लेकिन डिमांड अपने आप ही बढ़ती जा रही है, 100 120 130 140, तो मेरे भाई क्या खर्चा कांस्टेंट रहेगा? खर्चा तो बढ़ ही रहा है ना, दोनों को गुणा करके देखो, दोनों प्राइस ही हमारा यहाँ है, क्वांटिटी डिमांड हमारी है, दोनों को गुणा करके देखो ना, क्या बढ़ रहा है क्या? नहीं ना, बस समझ में आया मेरे भाई। अब और किसी को किसी और पार्ट में दिक्कत है, जब भी कभी एक्सपेंडिचर आ जाए ऐसे लपेटना, समझ रहे हो। चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, शुड देखते क्या कह दोगे, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ठीक है मेरे भाइयों। चले आगे, इसका कह रहा मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। मार्जिनल प्रोडक्ट के दो फॉर्मूले हैं, एक तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, और दूसरा टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस 1। बेटा पहला ही है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये भी नहीं है, और ये दोनों में हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन समझ लो, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि भैया ये फॉर्मूला कैसे होता है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस 1 लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? समझाऊं ये फॉर्मूला क्यों है भाई। मान लो टोटल प्रोडक्ट था 10 15 22, ठीक है, क्वांटिटी थी 1 2 3, कोई दिक्कत, ये कितने नंबर की क्वांटिटी है, पहले नंबर की, और ये ठीक। मैं बताना चाहता हूँ पहले में तो डैश आएगा, दूसरे का टोटल मैं मार्जिनल प्रोडक्ट बताना चाहता हूँ दूसरे का। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब मैं दूसरे का निकालूंगा तो कह रहा है टीपी ऑफ एन, मतलब दूसरे नंबर का निकाल रहे हो ना, तो एन की वैल्यू क्या हुई, दूसरी, कह रहे टीपी ऑफ, यानी कि टीपी 2 लिखो और उसमें माइनस करो टीपी 2 माइनस 1, और टीपी 2 मतलब टीपी 2 टाइम सेकेंड वाला प्रोडक्ट, और उसमें माइनस करो टीपी फर्स्ट टाइम का, सेकेंड टाइम का टीपी क्या है 15, और फर्स्ट टाइम का आंसर इस 5। बस ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना मार्जिनल प्रोडक्ट में। चले मेरे भाई आगे, कहते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, चेंज इन टोटल यूनिट अपॉन में, ऑप्शन ए। चले आगे,
मेरे भाई दूसरा कह रहा है टोटल यूनिट, सारे माइनर यूनिट का आप जोड़ कर दो, टोटल यूनिट आ जाएगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन को कैसे लिखते हो आप? स्लोप ऑफ बजट लाइन रेशियो ऑफ प्राइस लाइन है, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स। कोई दिक्कत? ये इसका आंसर होगा जो स्लोप ऑफ बजट लाइन। थ्योरी याद करो, ये थ्योरी का ही क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें? बजट लाइन अपनी थ्योरी चेक करना जाके। बजट लाइन जो होती है ना, वो दोनों प्राइस की रेशियो बताता है, दोनों गुड्स की, ठीक है ना। चलें आगे। पूछता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और नेचर ऑफ गुड्स किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है, 3 नंबर में। हाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड नेचर ऑफ गुड्स अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बताओगे? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या कहता है भाई? हमें बताना है कि डिमांड जो है ना वो इलास्टिक इन इलास्टिक समझते हो मेरे भाई? इलास्टिक का मतलब क्या है? इस क्वेश्चनों को भूल जाओ, दो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिक मेजरली दो ही केस होंगे, या तो इलास्टिक या इन इलास्टिक। इलास्टिक वो जिसमें प्राइस में चेंज आने से डिमांड में ज्यादा चेंज आ जाए। प्राइस में थोड़ा चेंज हो लेकिन डिमांड में बहुत फर्क पड़ जाए। प्राइस में 10 से 15 रुपए बढ़ा, कितना परसेंट? 50%। लेकिन डिमांड थी 100 और 200%, मतलब मान लो 200 थी और 50 हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई। कहने का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड में ज्यादा चेंज हो, फॉर एग्जांपल 25 का, और प्राइस में सिर्फ 10% का चेंज हो, तो आपका आंसर 2.5। तभी तो आपका आंसर 1 से बड़ा आता है हमेशा, जब आपका ऊपर ज्यादा बड़ा बदलाव आया हो। और जब आपका नीचे ज्यादा बड़ा बदलाव आया हो 10/25, तो उस केस में 2/5, तब आपका आंसर 0.4 आता है, यानी कि 1 से कम आता है। अगर इन इलास्टिक हो और इलास्टिक हो तो 1 से ज्यादा, मतलब प्राइस में चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज, और इन इलास्टिक में प्राइस में ज्यादा चेंज होने से डिमांड में कम चेंज। अब आता हूं मैं यहां पर, जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, नेचर ऑफ गुड्स। दो टाइप के गुड्स हैं, नेसेसिटी और लग्जरी। भाई कोई गुड्स बहुत ज्यादा जरूरी हो, उसका प्राइस आज बढ़ जाए, आप उसकी डिमांड कम करोगे, कौन सा केस? इन इलास्टिक, खत्म। लेकिन अगर मैं बात करूं लग्जरी गुड्स की, उसका प्राइस बढ़ जाए तो क्या आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना रह नहीं सकते, तो आप उसको बोलोगे बाद में खरीदूंगा, छोड़ मैं नहीं खरीदूंगा, डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, इलास्टिक। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में आपको यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट नहीं बताने हैं, यहाँ आपको बताना है कौन से गुड्स का क्लोज सब्स्टिट्यूट है और कौन से गुड्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर किसी गुड्स का बहुत ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट है, उसका अगर प्राइस चेंज हो जाए तो डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, कम फर्क पड़ेगा? इलास्टिक। क्यों? क्योंकि भाई प्राइस में चेंज करा और डिमांड में ज्यादा चेंज, बंदे बोले भगा हम तो जा रहे हैं इधर। लेकिन वहीं अगर मैं एक ऐसा गुड्स रखूं जिसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, प्राइस में चेंज करो, बंदा बोलेंगे भाई हमें तो यही खरीदना पड़ेगा, क्या करें? तो डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चारों बताने थे और 3 नंबर मिल जाते और आपका काम खत्म। बेटा ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला? उसने आपको कहा कि प्राइस तो 8 से 7 रुपए हो गया, ठीक है, और ये बात मैंने अभी अभी आपको कराई है, तो आप कर जाने चाहिए थे अभी के देख के भी। और उसके बाद आपको कह रहा है कि हमारा खर्चा कितने से कितना हो गया? खर्चा हमारा खर्चा 200 से 210 हो गया। मेरे भाई आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, जिससे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हो, और मेरे भाई उससे आपका आंसर ये एक्सपेंडिचर है, इसको थोड़ा ना सोल्व करना है आपको। इसको आप सोल्व करके बैठ गए 0.4 कह रहे हो। प्राइस कम हो गया, मैंने आपको बताया था कि ऊपर केस में देखो मैंने दिखा हुआ था, यहाँ प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो खर्चा आता है, इससे आंसर निकल सकता था। अब उसने समझो, उसने बोला भाई कि अपना जो है ना प्राइस 8 से 7 हो गया, आपको खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है ना, अब जितना प्राइस है उससे आप डिमांड करोगे, प्राइस से आप डिमांड करोगे ना, और जब आप प्राइस से डिमांड करोगे, दोनों को गुणा करोगे, प्राइस और डिमांड को गुणा करोगे, तभी तो पता चलेगा कितना खर्चा हुआ, और आपको चाहिए डिमांड। तो खर्चे को डिवाइड कर दो ना प्राइस से, 200 को 8 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 25। और 210 को ऐसे ही सेम खर्चे को डिवाइड कर दो प्राइस से, कितने की डिमांड थी? डिमांड कितनी बढ़ी? 5। कितने में बढ़ी? 25 में 5 बढ़ी। और ये कितने में बढ़ी? 1 बढ़ी 8 में। अब सुनो, परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा लो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
डिमांड में कैसे चेंज आया, ओरिजिनल डिमांड थी 25, कितने की बढ़ी, 5 की बढ़ी, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालना है। नीचे कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, कितने में, 8 में कम हुआ, 8 में कम हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट गया, ये कटा, 1 नंबर पे 5 नंबर पे क्या बचा, 1/5 और उसके नीचे क्या, 1/8, 1/5 ऐसे रहेगा, 1/8 हो जाएगा 8/1, यानी कि 8/5, 5 के पाड़े में 8 नहीं आता, 1.6 डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ ऑल गुड। बता बेटा, क्या तू इस बात को डिफेंड करता है, रिफ्यूट करता है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड जरूरी थोड़ा ना बढ़ जाएगी, नॉट ऑलवेज ट्रू। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इन केस ऑफ क्या कहते हैं नॉर्मल गुड्स, दोनों गुड्स को एक्सप्लेन करो, और इन केस ऑफ इंफीरियर और नॉर्मल के साथ साथ इन केस ऑफ लग्जरी भी लिख दो। 3-4 गुड्स बता दो कितने टाइप के गुड्स है भाई, इंफीरियर, घटिया, लग्जरी, नॉर्मल। तो उन तीनों केस में तो फर्क पड़ता है। अगर आपकी इनकम बढ़ी तो घटिया गुड्स की इनकम, घटिया गुड्स की क्वालिटी में क्या फर्क पड़ेगा, आप घटिया गुड्स की क्वालिटी कम कर दो, डिमांड कम कर दोगे। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स में आप डिमांड बढ़ाओ। वो तीनों एक्सप्लेन करने हैं मेरे भाई, समझ रहे हो? यानी कि आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन करना है, आपको कहना है कि भैया जो अगर हम बात करें नॉर्मल गुड्स की, तो सिर्फ नॉर्मल गुड्स में अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर हम घटिया गुड्स की बात करें उसमें अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड हम कम करेंगे, लेकिन हम लग्जरी गुड्स की बात करें तो इनकम बढ़ेगी तब जाके डिमांड बढ़ेगी। तो नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। चलो सुमन दीदी क्या कर रही है, इनका जरा क्वेश्चन पढ़ो और फिर ये आले का आंसर दो। अब आप समझो, आपको पता है उसकी कंडीशन क्या होती है, MUX बाय प्राइस ऑफ x डिवाइड बाय MUY बाय प्राइस ऑफ y। मेरे भाई प्राइस इतने रुपए के हैं और उसको x और y से इतने की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर हम ग्राफ पे बनाएं तो x से कितने रुपए की सेटिस्फेक्शन, 4 रुपए की, और प्राइस कितने का है, 2 रुपए, बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y कितने की है, 8 रुपए की, सेटिस्फेक्शन कितने की, कोई दिक्कत तो नहीं, 2 का सेटिस्फेक्शन, मतलब इसका जो भी बन रहा है, और इसका सेटिस्फेक्शन 1.6 बनेगा पिछली बार की तरह। इसका मतलब पता है क्या है, पर रुपी सेटिस्फेक्शन कितनी आ रही है एक्स गुड्स की, ₹2, पर रुपी सेटिस्फेक्शन कितनी आ रही है, ₹2 नहीं, मतलब 2 की यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन आ रही है, ठीक है ना। और y से कितने की सेटिस्फेक्शन आ रही है, पर रुपी सेटिस्फेक्शन कितनी, मतलब 1 रुपए में कितनी सेटिस्फेक्शन, किसकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो भैया आपके हिसाब से तो हमें 1.6 y की बढ़ानी चाहिए ताकि वो 2 के बराबर है। नहीं, सुनो क्यों मेरे भाई, पर रुपी सेटिस्फेक्शन तो ऑलरेडी 2 दे रहा है, यानी कि ज्यादा की कौन दे रहा है, 2। अगर आप y को और कंज्यूम करना शुरू कर दोगे तो उसकी सेटिस्फेक्शन और गिर जाएगी ना। अगर आप x की कंजम्पशन ज्यादा करो यहां तो उसकी कंजम्पशन 2 से गिरने लग जाएगी जब तक कि वो y के बराबर नहीं आ जाएगी। तो आपको ये सिचुएशन बना के दिखानी है, एंड देन व्हाट यू हैव टू से इज जस्ट दैट कि इन दैट सिचुएशन द कंज्यूमर हैव टू कंज्यूम मोर ऑफ x कमोडिटी एंड लेस ऑफ y कमोडिटी। दैट्स वाई कि उसके पर यूनिट, पर रुपए की जो सेटिस्फेक्शन है ना वो 2 रुपए, 2 की यूनिट की, तो वो गिरने ना लग जाए। जब तक वो गिरने शुरू होगी तभी तो हम कुछ सही कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये वाला केस का क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पेपर समझ में आ गया, स्टिल यू नीड प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर, आप करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? देखो 4 नंबर में है, तो ज्यादा लिखना भी ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मत लिख के आ जाना, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, उसका रिएक्शन क्या होगा, समझ में आ गया ना उसका क्या रिएक्शन होगा मेरे भाई। पीपीसी कनकेव टू ओरिजिन है, मतलब अपना नॉर्मल सिचुएशन है, मोर और मोर एक्स को सेक्रीफाइस करेंगे, वाई का 1-1 यूनिट बढ़ाएंगे, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ पीपी, वाई का 1-1 सेक्रीफाइस ज्यादा होगा तभी एक्स का 1-1 यूनिट बढ़ेगा। हाँ, इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में हो जाए तो क्या होगा, बस खत्म सी बात भाई। अपना जो भी ऐसे बना हुआ होता है पीपीसी, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आप रिडक्शन कर दोगे रिसोर्स के अंदर, संसाधन के अंदर, लेफ्ट वर्ड। सॉरी भाई, ये भी क्वेश्चन तो है, ऊपर क्वेश्चन भी है, कनकेव टू ओरिजिन किस वजह से होता है, ऊपर उसने आंसर भी दे दिया था, बिकॉज ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या, सैक्रिफाइसिंग ऑफ रेट ऑफ अदर ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द या प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। कंज्यूम होगा तो वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये केस होता था।
तो पीपीएफ कनकेव टू ओरिजिन क्यों होता है? पीपीएफ कनकेव टू ओरिजिन इसलिए होता है, एमओसी इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम मोर एंड मोर यूनिट को सेक्रीफाइस करते हैं एंड लेस यूनिट को ऐड करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कनकेव टू ओरिजिन। बस। या फिर इसके अपोजिट में व्हाट टू होम टू प्रोड्यूस, बट आप ये करके आ जाना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ये सब बता देना इसके अंदर। बाकी अब ये मीत आंसर बताएगा, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, डिमांड जो है ना वो कार की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये केस में एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज किसका केस है बताओ बेटा? बिल्कुल सही, एक्सपेंशन इसका आंसर। ये भाई डायरेक्ट फैक्टर है, इंक्रीज और डिक्रीज तो अदर फैक्टर चेंज होते हैं, वहां तो प्राइस में फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंशन का क्या रोल होता है, और ये अभी यार डिमांड चैप्टर करते ही बताया था, ऐसे बढ़ रहा होता है इस तरफ एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऊपर जा रहा होता है मेरे भाई, डायरेक्ट ही तो है। कार का प्राइस में चेंज हो तो कार की तो डिमांड बढ़ेगी भाई, कार का प्राइस कम कर दो कार की तो डिमांड बढ़ेगी, कार सस्ती होगी तभी तो लोग कार खरीदेंगे। सीयूईटी एग्जाम हुआ और डिमांड बढ़ गई बेटा, बताओ इसका आंसर। सीयूईटी एग्जाम आया और उस वजह से डिमांड बढ़ गई, सीयूईटी की बुक की इंक्रीज, बिल्कुल सही। सीयूईटी एग्जाम बढ़ रहा है, आ रहा है, तो उससे क्या कोई प्राइस वाइज कम ज्यादा हुआ है क्या? तो राइटवर्ड शिफ्ट है, डायरेक्ट डिमांड बढ़ गई अपने आप। कह रहा है डिमांड अम्ब्रेला की फॉल हो गई बारिश कम होने की वजह से, तो क्या प्राइस कम हो रहा है लेकिन डिमांड कम हो रही है, तो क्या होगा? फॉल इन डिमांड ऑफ चॉकलेट ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, बता बेटा। कॉन्ट्रैक्शन जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिमांड जब कम होती है और उसी का प्राइस बढ़ता है, डायरेक्ट फैक्टर है, डायरेक्ट फैक्टर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के होते हैं, और उस केस में फॉल इन डिमांड हो रही है, प्राइस बढ़ने, प्राइस बढ़ता है इस तरफ तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगला देखो, क्या नहीं कर पाओगे? 6 नंबर का आया पिछले साल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। डिफरेंस कर दो वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर में, और मार्जिनल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट में बताओ। ये फिजिकल कंफ्यूज मत हो जाना, मार्जिनल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट 6 नंबर फ्री के हैं, बांट लेना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, सबसे पहले बेटा ध्यान सुनो, आइडेंटिफाई द सेट कॉम्बिनेशन विच विल लाई ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। मेरे भाई आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं और अलग अलग इंडिफरेंस कर्व भी होते हैं। तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व देखोगे 100 और 100, यानी कि कॉम्बिनेशन ए और डी ये सेम पे लाई करेंगे क्योंकि दोनों की यूटिलिटी सेम है, और दूसरे का 110 और 110 यानी कि बी और ई सेम पे लाई करेंगे। पहले का आंसर किस किस का ये है, बस इतना ही तो करना था। नहीं, डेफिनेशन क्यों लिखनी है? उसने बोला आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, वो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बताओ। बाद में उसने बोला इसके रीजन दे दो, तो इसके रीजन क्या है कि डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोवाइडिंग सेम सेटिस्फेक्शन विच इज 100, बस। डेफिनेशन भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। विच कॉम्बिनेशन विल लाई ऑन द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व एंड वाई? तो भैया 150, और क्यों? क्योंकि इट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। गिवन दैट एक कंज्यूमर ने 50 रुपए का इनकम है उसका, और उसको एक्स और वाई गुड्स कंज्यूम करने हैं 4 रुपए और 3 रुपए में, तो कहता है सारे कॉम्बिनेशन, उसके बाद जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे, मतलब आपको बताने हैं कि क्या जितने कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन पे लाए करेंगे हमारे, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपने सारे कॉम्बिनेशन लिख रखे हैं, इनकम टोटल कितनी है 50 रुपए, एक्स गुड्स 4 रुपए का है और वाई गुड्स मेरे भाई 3 रुपए का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो आपको उसने क्या बोला है, सबसे पहले उसने बोला है जितने भी अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन है सारे बताओ। भाई ये सारे कॉम्बिनेशन है हमारे, बताओ जरा क्या क्या कॉम्बिनेशन आपने लिख रखे हैं ना, सबसे पहला बताओ। इक्वेशन आपकी बन गई 4x + 3y, ठीक है। 4x की जगह क्या लिखोगे, +3 इंटू वाई की जगह क्या लिखोगे। आपको ये कॉम्बिनेशन दे तो रखे हैं उसने, आपको इनमें से आंसर निकालना, खुद नहीं बनाने, समझ रहे हो, खुद नहीं बनाने, ठीक है। चार, अब इसे देखेंगे, 4 पंजे 20 जमा, अब 12 है तो 36, 56, बस इतना लिख देना पहला, इसको छोड़ दो। दूसरा 4x + 3y, दूसरे का क्या कॉम्बिनेशन होगा, 4 इंटू 6 +3 इंटू 8, 4 6 24 +3 8 24, कितना हो गया 48, ओके। थर्ड मेरे भाई 4 इंटू 7 +3 इंटू 13, 4 इंटू 7 28 +3 इंटू 13 39, 9 8 17, 3 और 1 4 2 6 67। चौथा 4 इंटू 8 +3 इंटू 6, 4 इंटू 32, 3 6 18 50, ओके। अगला 4 इंटू 9 +3 इंटू 5, 4 निम 36 +3 पंजे 15, कितना हो गया 51। दीज आर दी अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन, मतलब आप इसमें कहोगे कि अफोर्डेबल ये दो है, ये हमारी औकात से बाहर है।
क्योंकि इनकम लेवल क्या है हमारा 50। बस ये इसी सारे दिखाने के बाद बोल देना कॉम्बिनेशन बी था ये, और सी डी और कॉम्बिनेशन डी। कॉम्बिनेशन बी और डी हमारे औकात के अनुसार है, जिसको हम अफोर्ड कर सकते। उसने बोला इसके बाद क्या, जितने भी कॉम्बिनेशन बजट लाइन पे लाए करेंगे, तो बजट लाइन पे मेरे भाई सिर्फ यही लाए करेगा, ओनली ओनली डी। बताओ कितना आसान है। लास्ट में क्या बोल रहे हैं, कह रहा है अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर प्रेफर करेगा। आप बताओ कौन सा प्रेफर करेगा, ये या ये वाला। बताऊं क्यों, बताऊं क्यों। इसको कंज्यूम करने पे कितने लेवल की सेटिस्फेक्शन आ रही है, यूटिलिटी देखो इसकी कितनी यूटिलिटी है, और 50 रुपए खर्च करने पे कितनी यूटिलिटी आ रही है। तो कौन सी करोगे, समझ में आ गया आप क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर है सारी चीजें, माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म।